तो हेलो गाइस। आज फिर एक नई वीडियो के साथ और हमारे साथ जितेंद्र भैया हैं जो कि अभी भारत में पोस्टिंग है इनकी। और ये वाराणसी के रहने वाले हैं। ठीक है, तो जितेंद्र भैया और मेरा कनेक्शन लिंक्डइन से बना। ठीक है, और कुछ बातें हमारी मैच हुई तो हम ज्यादा कनेक्टेड हो गए आपस में। और बातें कंटिन्यू रहती हैं। ठीक है, तो अभी जितेंद्र भैया ने अपना बहुत वैल्यूबल टाइम निकाला है। ठीक है, जो बहुत हैप्पी है। तो अभी भैया अपना इंटरव्यू देंगे, तो भैया। Hello everyone, मैं जितेंद्र and right now I'm posted in Board of Radiations and Isotope Technology, one of the unit of Department of Atomic Energy. I qualified GATE। मैं गेट क्वालिफाई किया था 2017 में। सो मैं बीआरसी में कैसे आया, हाउ आई गॉट सेलेक्टेड इन बीआरसी, इट वाज लाइक आई गेव सेपरेट रिटन एग्जाम। मेरा रिटन एग्जाम से सिलेक्शन हुआ था। गेट स्कोर मेरा उतना अच्छा नहीं था, इट वाज क्वाइट लेस, 606 के आसपास था। सो आई कुड नॉट क्वालिफाई थ्रू गेट, बट आई गेव द सेपरेट रिटन एग्जामिनेशन जिसमें आई जस्ट क्वालिफाइड एंड देयर आफ्टर मेरा इंटरव्यू हुआ बीआरसी में एंड मैं यहाँ पे हूँ। एंड इफ आई टॉक अबाउट माय क्वालिफिकेशन, मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट करी मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी विच इज इन उत्तराखंड हरिद्वार। और बीटेक कंप्लीट करने के बाद आई वेंट टू दिल्ली, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैंने वहाँ से कोचिंग करी गेट की और इंजीनियरिंग सर्विसेज की। देयर आफ्टर प्रिपरेशन चलती रही एंड दिस दिस इज हाउ आई स्टार्टेड एंड राइट नाउ आई एम हियर। सो हाँ मधुर, अभी आप पूछ सकते हो जो भी, वट ओके एवर यू वांट टू ओके आस्क। ओके। सो भैया ने अपनी क्वालिफिकेशन और अपना इंटरव्यू दे दिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया। सो हाउ टू स्टूडेंट्स ये रहते हैं कि बात जो कि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। ठीक है, और मेरा भी बैचमेट भी एक पावर एटॉमिक रिसर्च सेंटर में वर्क कर रहा है, केमिस्ट्री का ही, आईआईटी कानपुर का। सो हाउ टू अचीव बार हाउ टू क्वालिफाई बार एग्जाम इन योर फील्ड। सो सम प्रिपरेशन टिप्स जो स्टूडेंट्स को आप देना चाहेंगे। देखो, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं, अगर आई डोंट नो अबाउट द साइंस बैकग्राउंड, साइंस से जो जिसने बीएससी एमएससी करके जो आते हैं, मैं अपना इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस शेयर हाँ, करना चाहूंगा। यस। जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद तो बीआरसी में जाने के लिए अगर आप टेक्निकल पोस्ट में जाना चाहते हो एज वन ऑफ द साइंटिफिक ऑफिसर देयर, तो वहाँ पे क्या है, आपको दो तरीके हैं। या तो आप गेट एग्जाम क्वालिफाई करो, है ना, या अगर गेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद अगर आप गेट में नहीं अच्छा कर पाते हो तो देर इज सेकेंड चांस जो है रिटर्न एग्जाम देना, है ना। तो आप रिटर्न एग्जाम भी दे के क्वालिफाई कर सकते हो। दो मौके मिलते हैं बेसिकली आपको, है ना। तो कभी कभी होता है जैसा किसी का गेट एग्जाम अच्छा नहीं गया तो ही कैन प्रिपेयर अगेन। तो जैसा मेरे साथ ही हुआ था, मेरा गेट का स्कोर अच्छा नहीं था तो मैंने प्रिपेयर किया। गेट में और रिटर्न एग्जाम में बस बेसिक सा डिफरेंस ये है कि गेट में जैसे 60 क्वेश्चन आते हैं, है ना, वहाँ पे 3 घंटे का टाइम होता है। बट रिटर्न एग्जाम की बात करें, बीआरसी का जो सेपरेट रिटर्न एग्जाम कंडक्ट होता है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और टाइम भी क्या है, 1 घंटा कम होता है, मतलब 2 घंटे में। बट पॉइंट ये है कि टाइम कम हो, क्वेश्चन ज्यादा, इट डजेंट मैटर, क्योंकि जो गेट में कंपटीशन दे रहे हैं जो बच्चे, वही क्या है, रिटर्न एग्जाम में भी कंपटीशन दे रहे हैं। अगर कोई चीज किसी के लिए टफ है तो वो सबके लिए टफ है ना। कोई अगर क्राइटेरिया बनाया जा रहा है तो वो ऐसा नहीं कि कुछ पर्टिकुलर बच्चों को फेवर करके ही बनाया जा रहा है। वो सबके लिए सेम प्रोसेस से जाना है। ठीक है भाई, कट ऑफ अगर जहाँ पे 85 आ रही है तो वहां पे कट ऑफ लोअर हो जाएगी अगर एग्जाम डिफिकल्ट होगा तो। सिलेक्ट बिल्कुल तो वही बिल्कुल। बच्चे होंगे ना जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो टॉप 10 में या वट एवर जिस पोजीशन में रहेंगे। तो इट डजेंट मैटर कि हाँ 60 क्वेश्चन की जगह 100 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, 3 घंटे की जगह 2 घंटे भी हो जा रहे हैं, तो कट ऑफ अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगी उस हिसाब से। तो मैंने प्रिपरेशन में क्या ध्यान दिया, मेरा बेसिक सा फंडा ये था कि मेरे को एक चीज समझ में आ रही थी कि 100 क्वेश्चन 2 घंटे में अटेम्प्ट करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। बहुत सारे बच्चे चूक जाते हैं, मतलब 100 क्वेश्चन देख नहीं पाते हैं। तो मेरा अप्रोच ये था स्टार्ट करने में कि मतलब मुझे पूरा क्वेश्चंस देखना है, 100 के 100 क्वेश्चंस 2 टाइम्स। तो कई तरीके हैं अप्रोच करने के लिए। पहला क्या होता है कि मैंने ये फोकस किया कि क्वेश्चंस अगर बड़ा हुआ, पैराग्राफ बहुत बड़ा हुआ, तो मैं उस चीज पे फोकस नहीं करूंगा, आई विल नॉट इवन रीड द क्वेश्चन, भले ही वो क्या पैराग्राफ पढ़ते ही 1 वर्ड में आंसर आ जाए। तो सबसे पहले आपको टाइम का मैनेजमेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 100 क्वेश्चन 100 के 100 आपको देखने हैं तो आपको ये इंश्योर करना होगा, तो 100 क्वेश्चन देखने तो सबसे पहले जो
बहुत कम से कम टाइम में आप पढ़ के उसको अगर सॉल्व कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप आगे बढ़ जाओ, है ना। तो सबसे पहले तो दो दो लाइन के क्वेश्चंस अगर पढ़ने से आ रहे हैं समझ में एंड फॉर्मूला बेस्ड है, यू कैन सिंपली पुट इट एंड ठीक है आंसर आ रहा है तो पढ़ के आगे निकल जाओ। तो पहला अप्रोच ये था कि हाँ टाइम को मिनिमाइज करने के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं उसको पढ़ो। उसके बाद सेकेंड वॉज कि हाँ वो क्वेश्चंस पढ़ने के बाद अगर आपको टाइम मिलता है पैराग्राफ वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं ठीक है आप गो थ्रू दैट। फिर बहुत सारे जैसे गेट के टाइम पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं बहुत सारे गेट में, है ना। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी रहता है बेसिकली, तो आप वैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो मेरा अप्रोच यही था कि हाँ टाइम और एक्यूरेसी दो चीजें मैनेज करनी है। सो बहुत सारे बच्चों का क्या होता है 100 के 100 क्वेश्चन देख भी नहीं पाएंगे, लास्ट के 10-15 क्वेश्चन बचे रहेंगे एंड वो बाद में रियलाइज होगा अरे ये तो क्वेश्चन बहुत आसान था 10 क्वेश्चन। सो मैं बताना चाहता हूँ आई क्वालिफाइड विद जस्ट एक दो नंबर से ही मैं क्वालिफाई हुआ था रिटन। और फिर इसके बाद इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू प्रोसीजर लगभग मेरा 1 घंटे इंटरव्यू चला एंड देयर आफ्टर आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड। और फिर इसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट हुई और फिर मैं वन ऑफ द यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जैसा कि मैंने बताया ब्रिट में आई एम पोस्टेड देयर। ओके, सो भैया ने अभी प्रिपरेशन के लिए दो बातें की जो हर कंपटीशन एग्जाम के लिए आई थिंक मैं ऐसा मानता हूँ कि सब में ही ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई करते हैं। एक तो टाइम मैनेजमेंट हो गया और एक एक्यूरेसी हो गई। सो मेरा भी ऐसे ही रहा जब मैंने जेएम की प्रिपरेशन की थी। तो जैसे 65 क्वेश्चन आ रहे हैं या 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये डिपेंड नहीं करता। डिपेंड कर रहा है कि जो क्वेश्चन पहले आ रहा है उसको फर्स्टली कर दो, देन सेकंड क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन एक बार हम देख ले पूरे पेपर में, कहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं छूट जाए जो हमको आता है और बाद में रियलाइज होता है यार यार ये तो सिंपल क्वेश्चन था। सो उन एक दो क्वेश्चनों के रीजन से ही हमारा सिलेक्शन दूर हो जाता है। सो भैया ने गेट के पेपर तक की तो प्रिपरेशन बता दी। सो भैया जैसे मेरा एक बैचमेट आईआईटी कानपुर का ही लास्ट वीडियो में हाँ। विवेक नैन था, उसका भी बार क्वालिफाई था। बट क्या होता है ना कि क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू में रख देते हैं। तो उसका ये कहना था कि इंटरव्यू काफी मतलब सब लेवल का कुछ ऐसा होता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपका ज्यादा देर इंटरव्यू चल रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में आप अपनी फील्ड में गाइड करें। ओके मैं अपनी फील्ड में गाइड करूँ तो मेरा इंटरव्यू मतलब बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले तो वहाँ पे एक पैनल रहेगा, वहाँ में एक चेयरमैन रहेंगे, बाकी 5 मेंबर 4 मेंबर है ना, फिर एक चेयरमैन रहेंगे। तो सबसे पहले तो वो बोलते हैं कि राइट डाउन योर टॉप 5 सब्जेक्ट्स, अपने कुछ 5 सब्जेक्ट लिख दीजिए ठीक है, वो राइट डाउन करने के लिए बोलते हैं। फिर मैं जैसे मैकेनिकल से मैंने लिखा था हीट एंड मास ट्रांसफर लिखा था, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, थ्योरी ऑफ मशीन एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड बेसिक। तो ये सारी चीजें मैंने लिखी। फिर इसके बाद एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चंस मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं अगर आपका बेसिक्स फंडामेंटल्स क्लियर है ठीक है, एडवांस में बहुत सारे नहीं जाते हैं। अभी क्या है वो प्लॉट जैसे हीट ट्रांसफर का प्लॉट था कि कैसे अगर पैराबोलिक होगा हाइपरबोलिक होगा सिलिंड्रिकल के केस में हीट ट्रांसफर का प्रोफाइल कैसा होगा, है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स में बेसिक बॉयंसी पे क्वेश्चन थे, मेटा सेंटर पे क्वेश्चन थे। फिर इसके बाद अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स के कि क्या क्या प्रोसेसेस हैं, जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, तो बेसिकली जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो सकते थे। तो सबसे पहले अगर हमें क्वेश्चन को आंसर करना है तो पहले क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस को उसको समझो उन्होंने क्या एग्जाम मतलब जो इंटरव्यूअर है वो पूछना क्या चाह रहा है, सबसे पहला फोकस तो हमारा वो होना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं होता है कि हाँ बहुत हाई फाई और एडवांस क्वेश्चन वो आंसर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। वो अगर बेसिक क्रक्स अगर आप पकड़ लेते हो कि क्या पूछना चाह रहे हैं और बहुत सपोर्टिव भी होते हैं इवन, है ना। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया और मेरा एक खास वाक्य क्या हुआ था कि वन ऑफ द मेंबर वाज गोइंग थ्रू द मार्कशीट, मेरे मार्कशीट के थ्रू जा रहे थे वो ठीक है कि आपने बीटेक में कैसा परफॉर्म किया। तो मेरा सेकेंड सेमेस्टर में नो सेकेंड ईयर में मेरा थर्ड सेमेस्टर में रिपीट था इन 2 सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स में। तो मेंबर ने इशारा किया चेयरमैन की तरफ और बोला सर ऐसा कुछ। तो चेयरमैन सेड अरे बच्चा यहाँ तक आया है ना, सो वो पास्ट बैगेज लेके नहीं जाना है अपने को। पास्ट में जो भी हुआ आपके साथ ठीक है, रिपीट आई है या बहुत बुरा परफॉर्मेंस रहा है या कई बार फेल हुए, तो पास्ट बैगेज निकाल की चीजों को आंसर करनी वहां पे प्रेजेंट मोमेंट में, और आपको अपने आप में बिलीव करना है कि आपकी पोटेंशियल में अगर आप यहाँ पे आए हो यहाँ तक आए हो तो ऐसे तुक्के से नहीं आएंगे, बिकॉज लॉट ऑफ कैंडिडेट्स आर कम्पीटिंग और कुछ भी चीज मतलब इट इज नॉट लाइक कि हाँ लक, यू हैव डन योर हार्ड वर्क और हार्ड वर्क के बारे और उसमें आगे विश्वास करो एंड यू विल डेफिनेटली क्रैक। तो इंटरव्यू में फोकस क्या करना है बेसिकली जो है बेसिक आपका कॉन्सेप्ट फंडामेंटल्स पे ज्यादातर क्वेश्चंस रहते हैं वो, और बेसिक मैकेनिक्स पे मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना।
फ्रिक्शन पे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, अगर आपको इसका बीआरसी का एग्जाम का प्रिपरेशन करना है इंटरव्यू का, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे इंटरव्यू के क्वेश्चंस क्या है आपको कोरा में मिल जाएंगे। जो मैंने प्रिपरेशन करी थी, मैं जहां जहां से रिसोर्सेज मिल सकते थे मैंने कोरा पे देखा था, और भी क्या एजुकेशन ऐप जो थे, और उसके अलावा मैंने वेबसाइट्स पे भी विजिट किया था, काफी देखा था। तो इस तरीके से मैंने तैयारी की है, और बहुत ही हम्बल थे मेरे से। तो इवन पूछा था, मतलब इट इज विद एवरीवन कि हाँ आप चाय लेंगे क्या, ये सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मेरे को पता भी नहीं चला कि 1 घंटा मेरा कब बीत गया। सो इट वाज दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। तो ऐसे ही है बस, प्रैक्टिस एंड क्लियर योर फंडामेंटल्स, और कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करो, ऑनेस्टी से आंसर करो। और ऐसा कुछ लैंग्वेज का भी कंस्ट्रेंट नहीं है, आप जिस लैंग्वेज में बोल सकते हो, हिंदी इंग्लिश, जो बेटर है आप समझा सकते हो। एंड बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे पर्सन्स रहते हैं। ओके, सो जैसे भैया ने बात के इंटरव्यू में बताया, तो भैया ये जो आपने बेसिक चीजें बताई वो हर इंटरव्यू में आई थिंक होती है कि हर इंटरव्यू में जैसे बेसिक साइंस हो गया, बेसिक भी मैटर करती है कहीं ना कहीं इंटरव्यू में। मधुर, दोबारा रिपीट करोगे? आपकी आवाज़ क्लियर आई नहीं, क्या कुछ? मैं ऐसे बोल रहा था कि क्या ड्रेसिंग भी मैटर करती है जो आप पहन के जा रहे हो ड्रेसिंग, इंटरव्यू ड्रेसिंग। में? ओ हाँ, हो यस। हो ड्रेसिंग तो मैं उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आपको, ठीक है। तो जब मैं गया था तो मैं तो फॉर्मल्स में ही गया था, ठीक है। और भी कैंडिडेट थे जिन्होंने प्रॉपर टाई और ब्लेजर पहन रखा था। जहां तक मुझे लगता है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप एक नॉर्मल शर्ट पैंट में जा सकते हो, ठीक है। इट इज नॉट कि हाँ कोई वहां पे ड्रेसिंग देखने बैठा। इवन अगर उनको वो सब चीजें देखना होता तो वो एचआर के क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे थे कि हाँ आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ इन द ऑर्गेनाइजेशन, आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो तो क्या करोगे क्या नहीं करोगे, जस्ट। तो दे वर टोटली फोकसिंग ऑन इंटरव्यू, ऑन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो टेक्निकल चीज आपको स्ट्रांग रखना है अपना, है ना। ड्रेसिंग व्रेसिंग वो तो ठीक है, डिसेंट डिसेंट बन के जाओ, ऐसा कुछ है नहीं कि यू हैव टू बी। कॉमन सेंस है ना यार, इट इज सच अ रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन, और आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपके ड्रेसिंग के भी मार्क्स होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जैसे हैं नॉट डिसेंट बन के नॉट जाओ। मार्क्स, नॉट मार्क्स एक्चुअली क्या है, लास्ट वीडियो में विवेक मैन से बात हुई थी तो उसने पॉइंट रखा था कि इसका भी थोड़ा सा मतलब रहता है, तो जस्ट क्लैरिफाई दैट क्वेश्चन कि ऐसा कुछ भी रहता है क्या उधर इंटरव्यू में। सो आपने क्लैरिफाई कर दिया क्वेश्चन को। ठीक है, सो नेक्स्ट नहीं, क्वेश्चन है कि मुझे नहीं आप, लगता ऐसा कुछ है, इट इज। ओके, सो नेक्स्ट ओके, क्वेश्चन है कि आपका अब काम किस तरीके का है बाद में, मतलब क्या काम है आपका वहाँ पे? देखो, काम का अगर मैं बात करूं तो आपकी फील्ड से रिलेटेड ही है ना, थोड़ा बहुत। और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आप, क्योंकि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, एक बार आपका एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो आप यू गो थ्रू 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं OCES, जो मैं गो थ्रू किया था, ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग एंड साइंस ग्रेजुएट्स, है ना। तो वो अलग अलग स्ट्रीम के लिए अलग अलग तरीके का ट्रेनिंग होता है। बेसिकली न्यूक्लियर सेक्टर में जो चीज़ें हो रही होती हैं, न्यूक्लियर से रिलेटेड स्टडी होती है, तो वो सारी चीज़ पढ़ाई जाती है आपको। तो थोड़ा सा आप जिस चीज़ में पोस्टिंग होगी, जिस यूनिट में क्या होता है, एक बार अगर आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में बहुत सारी यूनिट है। अगर हम R&D सेक्टर्स की बात करें तो जैसे BRC हो गया, वेरिएबल एनर्जी ऑफ साइक्लोट्रॉन सेंटर हो गया, VCC हो गया, RR कैट, राजा रमन्नन सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जो लेजर पे काम करता है वो हो गया, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च, है ना। फिर एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च जो एक्सप्लोरेशन पे, मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन पे काम करता है, ये DE के अंदर एक हो गया R&D ऑर्गेनाइजेशन। फिर आ जाती हैं पब्लिक सेक्टर्स की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में जैसे हो गया आपका यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर पावर सेक्टर की बात करें तो पावर सेक्टर में हो गया NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर भाविनी है, भारतीय विद्युत निगम लिमिटेड। फिर आपका इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स है, NFC हैदराबाद में, है ना, और भी यूनिट्स हैं। फिर इसके बाद इंदिरा गांधी सेंटर, सॉरी, बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी, जिसमें मैं हूँ। और वन ऑफ द यूनिट इज हैवी वाटर बोर्ड। तो बहुत सारी यूनिट्स है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो क्या होता है, एक बार जब ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मेरिट बनती है, वट एवर मार्क्स यू आर गेटिंग, उसके बाद मेरिट बनती है। और मेरिट बनने के बाद जितने कैंडिडेट हैं उतनी वैकेंसी आती है DAE से, और फिर आपको मेरिट के वाइज चूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग यूनिट्स में जाते हो। तो हो सकता है आपने जो पढ़ा है उसका काम टोटली डिफरेंट हो।
तो बेसिकली क्या है, जो आपने पढ़ाई की है उसी से रिलेटेड है। जैसे मेरा मैकेनिकल है तो आई लुक फॉर वेंटिलेशन एंड सम अदर एस्पेक्ट्स। तो और मैं ज़्यादा चीज़ें डिस्क्लोज कर नहीं सकता मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, बिकॉज दैट इज नॉट अलाउड, है ना। यस यस। सो सैलरी की अगर बात करें तो ए ग्रेड सैलरी पे है भैया का। तो सैलरी काफी अच्छी होती है वहाँ पे, ठीक है। बट ये सैलरी भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हम, ठीक है। लेकिन काफी अच्छी सैलरी होती है, बाद में जाने के बाद किसी चीज की कमी होती नहीं है। आई एग्जैक्टली भैया, सही बोल रहा हूँ हाँ, मैं? सैलरी का अगर हम बात करें तो आप जब सिलेक्शन होता है आपका, तो यू गेट पोस्टेड एज अ, मतलब गैजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए में पोस्टिंग होती है। लेवल 10 से आपका स्टार्टिंग होता है। लेवल 10 में जो उसका बेसिक है, जैसे कि आप यूपीएससी क्वालिफाई करते हो, तो यूपीएससी में भी जो क्वालिफाई करने के बाद जो पहली रैंक मिलती है एसडीएम, जहां तक मुझे पता है, तो वो लेवल 10 से ही स्टार्टिंग होती है। 56,100 रुपये बेसिक रहता है। तो हियर ऑल्सो हम लोग का 56,100 बेसिक से ही होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का गैजेटेड पोस्ट ही है। बट क्या होता है, आपका ट्रेनिंग स्कूल में परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको इंक्रीमेंट भी मिलते हैं, है ना। तो इंक्रीमेंट मिलने के बाद हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से 2 या 3 इंक्रीमेंट मिले। तो मुझे 3 इंक्रीमेंट मिले थे, तो मेरा बेसिक स्टार्ट हुआ था 61,300 से। फिर बेसिक के बाद आपका एचआरए कंपोनेंट हो गया। तो एचआरए डिपेंड करता है आप कौन सी क्लास ऑफ सिटी में हो, XYZ कैटेगराइजेशन है ना। यस। तो मुंबई में सबसे ज्यादा एचआरए मिलता है, और फिर इसके बाद ग्रुप बी सिटीज में, फिर ग्रुप सी सिटीज में, ऐसे मतलब क्लासिफिकेशन है एचआरए का। फिर क्या होता है, बेसिक पे आपको डीए, डियरनेस अलाउंस, जो महंगाई भत्ता है, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बढ़ाया भी है, 34% से 38% बढ़ गया। तो एचआरए हो गया, डीए हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, ठीक है। वो फिर इसके बाद और भी अलाउंसेस देती है, जैसे हमारे यहाँ क्या है, आपको घर तक का, होम टाउन का यू गेट फ्लाइट का टिकट वंस इन अ ईयर, है ना। एवरी ईयर यू गेट अप टू 8 ईयर्स। थोड़ा अदर आउट ऑफ इंडिया के लिए भी देती है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, उसके लिए आपका जो सैलरी है उसमें से बेसिक से 1% कटता है, सीजीसी स्कीम है। और भी बहुत सारे अलाउंसेस है, जैसे परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव स्कीम, प्रेस भी मिलता है ना। तो ग्रॉस अच्छा खासा हो सकता है, हो जाता है। यू कैन अर्न वेरी गुड। आप अपने लिए काफी अच्छा कमा सकते हो, उड़ा सकते हो। इट इज अप टू यू क्या करना चाहते हो इसके। तो हाँ, बहुत अच्छे पक्ष हैं और इट इज वेरी गुड। ओके ओके। तो भैया मैं एक एवरेज स्टूडेंट मान के मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जैसे कोई आपके फील्ड में गेट की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। जैसे आपने बीटेक लास्ट ईयर फोर्थ ईयर से प्रिपरेशन चालू कर दी थी आई थिंक। सो हम्म। अगर कोई एवरेज स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है और वो ये सोचता है कि मुझे बाहर में जाना है, तो उसको किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, मतलब प्रिपरेशन में कुछ दो तीन चीजें जो मेन पॉइंट रहा हो, आपने अपने साथियों से सीखते हो, आपको खुद का एक्सपीरियंस रहा हो, तो वो एक्सपीरियंस ओके। थोड़ा सा। हाँ। तो सबसे पहले तो बेसिकली क्या है, तैयारी लोग 11 12 से ही चालू कर देते हैं। इवन अभी आज के टाइम में तो और पहले से ही कोचिंग चालू हो जाती है। तो सबसे पहले तो सबका सपना रहता है कि आईआईटी में जाना है। तो मेरा भी सपना था आईआईटी में जाने का, ठीक है। बट आईआईटी में नहीं जा पाया मैं, ठीक है। 2013 में मेरा 12th कंप्लीट हुआ। मैंने 11th और 12th में प्रिपरेशन करी थी। 11th मेरा उतना अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाया था। 12th में मैंने प्रिपरेशन करी थी। मेरा जेई मेंस, उस समय जेई मेंस और एडवांस लॉन्च हो चुका था। उससे पहले ए ट्रिपल ई और चलता था ये जेई का एग्जाम सेपरेट। यही। बट जेई मेंस आप क्वालिफाई करोगे तो फिर एडवांस के लिए आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो गए। तो मेरा जेई मेंस क्वालिफाई हुआ था। उस वक्त मेरे मार्क्स जो थे 120 मार्क्स थे, कुछ अच्छे मार्क्स नहीं थे उतना ज़्यादा, जस्ट क्वालिफाई ही हुआ था। बेसिकली क्वालिफाइंग मार्क्स आई थिंक 80 था उस टाइम पे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो क्वालिफाई हुआ, जेई मेंस क्वालिफाई हुआ, ठीक है। जेई मेंस क्वालिफाई होने के बाद एडवांस, जेई एडवांस देना था। तो जेई एडवांस मेरे को देने का मौका मिला, बट आई कुड नॉट क्वालिफाई जेई एडवांस, ठीक है। कुछ 8 10 नंबर से रह गए थे, काफी बड़ा मार्जिन से। तो मुझे आईआईटी मिला नहीं। तो क्या हो सकता था, 1 साल में और प्रिपरेशन कर सकता था, अपने आप को दे सकता था। और पर मैंने उस टाइम पे जो सिचुएशन थी वो देखते हुए आई डिसाइडेड कि नहीं यार, कुछ ले लेते हैं कुछ कॉलेज। और इट इज़ नॉट लाइक कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में ही आपका सारा चीज़ सेट हो जाता है। अगर आपने ये क्रैक किया तभी आपकी लाइफ सेट है, वरना तो जिंदगी खत्म। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपको हर पॉइंट ऑफ टाइम में कहीं ना कहीं जैसे बढ़ते रहोगे तो बहुत सारी चीजें बदलाव होते हैं। इतने सारे एग्जांपल्स हैं। तो आई बिलीव कि नहीं यार, ठीक है, यहाँ नहीं हुआ, आगे बढ़ते हैं। क्या होता है फिर, आई गॉट दिस गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हैदराबाद, उत्तराखंड में, जो हरिद्वार में है। एंड दैट टू इन स्पॉट राउंड, स्पॉट राउंड में मिला था मेरे को। इससे पहले मिला नहीं था मैं वो कॉलेज। और रही बात काउंसलिंग की बात, अगर हम करें काउंसलिंग में क्या था ऐसा, माय मैटरनल अंकल मेरे मामा जी बोले थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस पढ़ना, ठीक है। पर मेरा क्या था, इंटरेस्ट जो था
मेरे को वो थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस समझ में नहीं आता था उतना, जस्ट बिकॉज कि यार वो सारी चीजें, जो चीजें मेरे को दिखती हैं, टेंजिबल चीजें ज्यादा मेरे को रिलेट हो पाती हैं, फील हो पाती हैं। हालांकि मैंने 12th में कंप्यूटर साइंस लिया था, बट स्टिल कि मैं तो बोल दिया घर वालों के, हाँ हाँ ठीक है वो सारी चीजें भरूंगा। बट हर जगह मैंने सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भरा था। तो फिर फाइनली मेरे को मैकेनिकल मिल गया। तो मैकेनिकल मिलने के बाद अपनी प्रिपरेशन चालू करी। फर्स्ट ईयर निकल गया कॉलेज का, अच्छा कॉलेज था, हमारे कॉलेज से बहुत बहुत अच्छे अच्छे एलुमनाई हैं। सेकेंड ईयर में मतलब आई वॉज नॉट सो सीरियस, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया था तो उतना भी सीरियस नहीं था। सेकेंड ईयर में जैसे मैंने बताया रिपीट रिपीट भी आ गई थी। तो आई वॉज जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट ही था। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एवरेज स्टूडेंट था। पर थर्ड ईयर कंप्लीट होते होते मेरे को ये रियलाइजेशन आने लगा कि यार मेरा इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगा और मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एम तक नहीं आ रहा है। तो वो कहीं रियलाइजेशन हुआ मेरे को। तो फिर आई डिसाइडेड, मेरे कुछ दोस्त लोग थे वो उन्होंने कोचिंग वोचिंग ज्वाइन करने का ये वो, सो देन आई डिसाइडेड कि नहीं यार मुझे भी कुछ करना है। तो आई ऑप्टेड फॉर कोचिंग। घर में बात करी, बोले ठीक है करो जो करना है। सो दिस इज हाउ। तो ऐसा कुछ नहीं है, आई वॉज ओनली एवरेज इन माई बैच। बट मेरा एक कॉन्सेप्ट ये था हमेशा से, जो भी चीज पढ़ो ठीक है उसको आप समझ लो अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग आ जाए, ताकि आपको ऐसा ना हो कि हाँ मतलब उसमें भी डब्बा गुल्ला अगर वो चीज कोई चीज पूछी जा रही है तो कोशिश करो जितना अच्छे से अच्छा कैप्चर कर पा रहे हो। और कैप्चर करने के अलावा उस चीज को अगर आप रिलेट करोगे ना किसी इंसिडेंट से या किसी और फॉर्मूले से या किसी और फिनोमिनन से, किसी और प्रिंसिपल से, तो ज्यादा बेटर तरीके से रिकॉल हो पाता है वो सारी चीजें। तो रिलेट मैं यही लिंक करने की कोशिश करता था जो भी पढ़ता था। तो इस तरीके से इट इज नॉट लाइक दैट कि हाँ अगर आप एवरेज हो तो आप नहीं क्वालिफाई। मैंने देखा है कि बहुत एवरेज क्या, बहुत रिपीट आने के बाद भी, बहुत ईयर बैक आने के बाद भी लोगों ने इंजीनियरिंग सर्विसेज भी क्वालिफाई किया है। गेट में भी हैं लोग, सॉरी बीआरसी में भी हैं। तो इट डजेंट मैटर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में किस स्टेज पे हो, यू कैन ऑलवेज एक्सेल अगर आपने क्या है वो कर लिया कि हाँ आई हैव टू डू इन दैट पर्टिकुलर जोन। बस आपको जोन मेंटेन करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस, उससे भागना नहीं है। क्योंकि मेरा क्या था सीन, मैं एक चीज क्या रहता है बच्चों के अंदर, मतलब बच्चों के, मैं भी बच्चा ही हूँ खैर तो लोगों के अंदर क्या रहता है, मैंने क्या पाया, एग्जाम आते आते ना बहुत डर लगने लगता है। अरे यार ये नहीं याद है, वो नहीं याद है, ये वो। तो दो तीन चीजें मैंने तैयारी के टाइम क्या करी कि जब भी मैं कोई टेस्ट वेस्ट देता था तो टेस्ट दे दिया, मार्क्स आ गए ठीक है जो भी आया। तो सबसे पहले तो पैनिक नहीं होता था यार, 10 में सिर्फ 8 सही हुए हैं, मतलब 2 गलत हो गया, या 10 में सिर्फ 2 सही हुए, 8 गलत हो गए, तो पैनिक नहीं करता था उस वक्त। ठीक है यार जो हो रहा है अभी आई एम लर्निंग स्टेज, करते हैं उसको। क्या करता था, उन क्वेश्चंस को नोट डाउन करता था, एक सेपरेट नोटबुक बना रखी थी, वो क्वेश्चन को लिखता था, दोबारा से उसको सॉल्व करता था, है ना, पहला चीज। दूसरा चीज क्या करता था, एक शॉर्ट नोट्स हमेशा प्रिपरेशन के टाइम से ही बना, जो पर्टिकुलर डे में पढ़ने जाता था, जो भी पढ़ाया गया, 4 घंटे का 5 घंटे का लेक्चर होता था, तो उसका एक क्रक्स निकालते थे कि हाँ भाई इसमें से क्या पोटेंशियल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या आंसर हो सकता है और क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो एक शॉर्ट नोट्स हमेशा बनाता गया पैरेलल में। तो लगभग 100 पेजेस का एक A4 शीट में बना था एक फॉर्मूला। तो वो बुक बहुत, मतलब फॉर्मूला बुक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिवीजन के टाइम में। तो अगर आप चीजें पढ़ लेते हो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। और तीसरी चीज की मतलब टाइम, आपको हर सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है ना। भले ही आप एक क्वेश्चन लगाओ, 2 क्वेश्चन लगाओ मैथ्स का, क्या होता है अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं लगाते हो, आप मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो, एक हफ्ते तक नहीं पढ़ रहे हो, 5 दिन तक नहीं पढ़ रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। भले ही आपको आई डोंट नो कि हाँ ठीक है फॉर्मूला याद होगा, हर चीज याद होगा, तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो एक चीज मैंने इंश्योर करी कि हर चीज में, हर सब्जेक्ट का 2 2 क्वेश्चन ही लगाऊंगा या एक एक क्वेश्चन ही लगाऊंगा। तो उससे ये रहेगा कि आई एम इनटू द टच ऑफ द टॉपिक, टॉपिक के टच में रहूंगा ना, तो कॉन्फिडेंस कभी डाउन नहीं होगा कि हाँ नहीं। ये हो गई तीसरी चौथी चीज। और एक चीज और इंश्योर करना चाहूंगा मैं कि मतलब फोकस क्या किया, कि जब आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने थ्योरी ऑफ मशीन्स का ही बात कर रहा हूँ, है ना। तो जब आप पढ़ते हो तो आपके उसके टॉपिक के अंदर क्या क्या है ये जानना जरूरी नहीं है फर्स्ट टॉपिक। लेकिन अगर आप लिंक कर पाते हो कुछ चीज, फॉर एग्जांपल आपने कोई मैकेनिज्म पढ़ा, फिर मैकेनिज्म के बाद टर्निंग पेयर के बारे में पढ़ा, लोअर पेयर हायर पेयर के बारे में पढ़ा, फिर इसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वर्जन इन द मैकेनिज्म पढ़ा, फिर आपने इंस्टेंटेनियस सेंटर के बारे में पढ़ा, फिर इसके बाद आप गवर्नर पढ़े, जायरोस्कोप पढ़े, जायरोस्कोप में क्या क्या पढ़ा, प्रिसीजन स्पीड पढ़ा, रोटेशनल स्पीड, जो भी है। तो मेरा क्या है, ठीक है आपको नहीं आता उसके अंदर फॉर्मूला में क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है जाने दो, लेकिन एक शीट बना लो। वो शीट में क्या होना चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं और क्या क्या उसमें प्रिंसिपल्स हैं। तो क्या होगा, अगर आप वो पढ़ोगे, हमेशा रेगुलर पढ़ोगे, ठीक है अभी उस वक्त नहीं याद है, पढ़ोगे उस चीज को, टॉपिक को रिफर करोगे, तो क्या होगा, रात को सोते समय क्या है ना, जब आप नींद में जाओगे ना, तो अगर वो सारी चीजें नहीं रहेंगी, आपको सिर्फ याद रहेगा अरे थ्योरी ऑफ मशीन बड़ा सब्जेक्ट है, बड़ा टॉपिक है, पढ़ना है।
तो हमेशा से जब एक बोझ आता है ना दिमाग में, तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है। तो ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं कि हाँ, थ्योरी मशीन में पहला टॉपिक ये था, उसके अंदर ये चीजें थी, ये चीजें थी, ये। तो अगर वो पहले से मतलब आप समझ लोगे या मेमोराइज कर लोगे या याद कर लोगे, जैसे भी करना है, वो एक पन्ने का अगर आपको टॉपिक्स पता है ना सारी चीजें, तो आपके दिमाग में कभी लोड नहीं आएगा कि अरे हाँ यार, थ्योरी ऑफ मशीन बड़ा चैप्टर, बड़ा टॉपिक, बड़ा सिलेबस है, कैसे कवर करेंगे। तो अगर वो मन में रिवाइज करते रहोगे ना चीजें, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहेगा, बूस्ट होता रहेगा। तो ये कुछ चीजें मैंने ध्यान रखी थी हमेशा प्रिपरेशन के टाइम में। सो दिस इज हाउ आई प्रोसीडेड। ओके। सो स्टूडेंट्स, अगर आप भैया की बातों को अगर गौर करेंगे तो एक चीज देखेंगे कि 2-3 साल हो गए शायद जॉब करते हुए भैया आपको, ज्यादा हाँ, टाइम हो एक गया? साल मेरा ट्रेनिंग का हो गया और 3 साल मेरे को जॉब का हो गया, मतलब टोटल 4 इयर्स। तो 4 4 साल भैया को जॉब करते हुए हो गए, तो आई थिंक 5 साल पहले इन्होंने ये चीजें पढ़ी थी। तो आप देख सकते हो आज भी इनकी वो चीजें टिप्स में है। ठीक है, और वो केवल उसका रीजन यही है कि इन्होंने शॉर्ट नोट्स बनाए अपने। ठीक है, और टाइम टू टाइम रिवीजन किया। तो देखो, ये माइंड में यही चीज होती है कि अगर अपन बार बार किसी चीज को पढ़ रहे हैं ना, तो वो दिमाग में ऑलरेडी ऑटोमेटिक छप जाती है। हमको ये याद करने की बार बार जरूरत नहीं होती। अब 5 साल बाद भी भैया को एज इट इज टॉपिक याद है, टिप्स पे टॉपिक याद है। तो जैसे भैया ने बताया कि एवरेज स्टूडेंट रहे, ठीक है, और मैं खुद बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। भैया का तो फिर भी जेई में क्वालिफाई हो गया था, मेरा तो जेई में से क्वालिफाई नहीं हुआ था। बट वही भैया ने एक बात वो थी कि कोई सा भी पॉइंट पे तुम आगे बढ़ सकते हो। जैसे मेरे बीएससी लास्ट ईयर का पॉइंट था, तो जिसमें मैंने 83 रैंक अचीव की। तो वो मेरा पॉइंट था। तो लाइफ में ऐसे पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, और वो पॉइंट्स पे ही अपन को जंप मारना होता है। अगर अपन ये सोच के बैठे रहे कि भगवान ठीक है कुछ लाएगा हमारे लिए, तो बैठे बैठे तो आई थिंक कुछ आता नहीं है। सो भैया, लास्ट में हम बात को अपनी कन्वर्सेशन को खत्म करेंगे, बट एक लास्ट क्वेश्चन ये है। जो स्टूडेंट्स अभी आईआईटी के भी मेरे जो बैचमेट है वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं भी लास्ट ईयर डिप्रेशन में था और मैं इस बात को शेयर करने से बिल्कुल भी कतराता नहीं हूँ। ठीक है। तो चीजें समझ में नहीं आती, चीजें समझ में नहीं आ रही। तो उस चीज को आप कैसे समझाएं कि कम शब्दों में कि स्टूडेंट्स डिप्रेस फील भी नहीं करें अगर लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। इस चीज को आप थोड़ा सा बताएं भैया। ओके। डिप्रेशन का अगर हम बात करें, तो मेरा ये फीलिंग है, मेरा ये मानना है कि डिप्रेशन बेसिकली जब हम दूसरों को कंपेयर करते हैं अपने आप से, है ना, दूसरों को देखते हैं वो वहां जा रहा है, वो इतना ऊपर उठ रहा है, मेरे इतने कम मार्क्स है। जब आप कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हो ना चीजों के साथ, तो फिर आप अपने आप को उस पोजीशन में रखते हो, तब आप लो फील करना चालू हो जाते हो। पर ये चीज आप नहीं सोचते हो कि जितने लोग ऊपर हैं उतने ही नीचे हैं, और नीचे से भी लोग ऊपर उठे हैं। तो सबसे पहले तो कंपेयर करना छोड़ देना चाहिए हमें, ठीक है। तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, खुद खुद से compete करना चाहिए, खुद से कंपेयर करना चाहिए, और हमेशा अपने अंदर एक फेथ होना चाहिए, है ना। फेथ होगा कि हाँ भाई मैं कर पाऊंगा। फेथ और बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि होना चाहिए। अगर आप खुद पे नहीं विश्वास करोगे तो फिर दूसरा कैसे विश्वास करेगा आप पे, है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोगों से इंटरेक्ट करो, है ना, बहुत ही जेंटल तरीके से, बहुत अच्छा, हमेशा अच्छे थॉट्स, सोने से पहले क्या कंज्यूम करते हो, उठने के बाद क्या कंज्यूम करते हो, वो सारी चीजें बहुत एक आपके जोन में रहते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्रेशन मेरे ख्याल से इसी वजह से आता है, जब आप ज्यादातर लोगों को कंपेयर करते हो, देखते हो सोशल मीडिया में कहीं भी। और हमारा ऐसा का थोड़ा इंस्टीट्यूट का भी सारा यही रहता है, इतने बच्चे जो टॉप कर गए उनको हाईलाइट करना है, वो सारी चीजें रहती हैं। ठीक है, दैट इज सोसाइटी का पार्ट है, वो नहीं हम उसको कुछ कर सकते, बट हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक्सेप्ट जो चीजें हो रही हैं, मेन खेल है एक्सेप्टेंस का। अगर आप किसी भी जोन में हो, कोई भी चीज है, अगर एक्सेप्ट कर पा रहे हो उस चीज को, तो यू आर वेरी हैप्पी। अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वहीं पे डिप्रेशन चालू हो जाता है। ठीक है, दो ही चीजें हैं यार, या तो एक्सेप्ट कर लो उस चीज को, या अगर चेंज कर पा रहे हो तो चेंज इट, चेंज द चेंजेबल, एक्सेप्ट व्हाट इज एक्सेप्टेबल। जो कुछ नहीं कर पा रहे तो चीजों को एक्सेप्ट करो, ठीक है, जो भी जैसे हैं। और मतलब स्टॉप कंपेयरिंग विथ अदर्स। और सबकी जर्नी में लो एंड हाईज आते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, लोग कहाँ कहाँ से गिर के कहाँ कहाँ उठते हैं, यू कांट इवन इमेजिन। तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं। तो कभी अपने आप को कमजोर मत समझो, यू कैन ऑलवेज रॉक, ऑलवेज एक्सेल। हमेशा कुछ भी कभी भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम में क्या है, पासा पलट सकता है। सो बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में बिलीव रखो, और मेहनत करो। मेहनत हमेशा यार देखो, मेहनत रंग लाती है, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि आप पास होते हो फेल होते हो, लेकिन आप सीखते हो बहुत कुछ हो उस प्रोसेस में, है ना। हमेशा अच्छे थॉट प्रोसेस के साथ, अच्छे इंटेंट के साथ करो।
और ऐसे ही बढ़ते रहो यार, इतना कंपैरिजन वाला दिमाग से हटा दो चीज़ों को, है ना। और मैं व्हाट आई डू, मैं थोड़ा सा मेडिटेशन भी करता हूँ। तो आई प्रैक्टिस फोकस के लिए, आई फोकस ऑन माई ब्रेथ। ठीक है, मॉर्निंग में 7 to 8 रहता है। तो वो सारी एक कुछ एक्टिविटी, अगर 15 मिनट का या 20 मिनट का ही टाइम रहता है, तो आप काम म्यूजिक लगा के यू कैन मेडिटेट। ठीक है, आप चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो, वो काफ़ी रिलैक्सिंग होता है आपके लिए, है ना। और स्टे इन द जोन, हमेशा अच्छे लोगों के जोन में रहो, और ऐसे ही करते रहो तो कभी डिप्रेशन नहीं आएगा। हाँ, तो दिस इज व्हाट आई जैसे, कैन शेयर। ओके, थैंक यू। सो जैसे भैया ने एक चीज बोली कि इंटरेक्शन, तो भैया और मेरा कोई लिंक नहीं था। ठीक है, आज से 1 महीने पहले शायद भैया और मेरा कोई लिंक नहीं था ना, मैं भैया को जानता था भैया मेरे को जानते थे। बस जस्ट मैंने लिंक्डइन पे इनको इनवाइट भेजा और इन्होंने एक्सेप्ट किया, और फिर मैंने नंबर शेयर के लिए पूछ लिया। तो ठीक है, कई बार चीजें हमको खुद को भी आगे से करनी होती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सामने वाला ही आपसे कुछ पूछेगा देन आप आंसर करोगे। इसमें छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आज मैं भैया से बात बात कर रहा हूँ, बात में साइंटिस्ट पोस्ट पे, ठीक है, और मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है, अगर ऐसा देखे प्रैक्टिकली, रियलिटी में देखे तो ये सच है। बट एक इंटरेक्शन की वजह से आपको इतनी अच्छी चीजें मिल पा रही है। ठीक है, और जैसे मैंने पहले ही बताया कि केवल केमिस्ट्री के बारे में ही चैनल पे, जैसे भैया बीटेक बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, देन गेट क्वालिफाइड किया है, बाद क्वालिफाइड किया है, देन साइंटिस्ट पोस्ट पे हैं, अभी काम कर रहे हैं। तो इस चैनल पे आपको आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो, अलग अलग लोगों से इंटरेक्शन, अलग अलग लोगों का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और भैया ने अपना बहुत वैल्यूबल टाइम निकाला है। सो थैंक यू भैया फॉर योर मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम। ठीक है, ओके, सो रिकॉर्ड बंद करते थैंक यू, हैं। थैंक यू, थैंक यू थैंक भैया। यू मधुर, एंड माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज देयर विद योर स्टूडेंट्स। आपका चैनल ऐसे ही ग्रो करे, और सब लोग रॉक करें। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, और हमेशा अच्छे लोग की पढ़ाई करें यार। लाइफ में अप्स एंड डाउन विल ऑलवेज बी देयर, लेकिन यू नेवर नो कि आपके एफर्ट, आपकी मेहनत कब आपकी जिंदगी का पासा पलट सकती है। सो ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ, और हमेशा आगे बढ़ते रहो यार। दिस इज व्हाट आई कैन कन्वे। ओके, ओके, थैंक यू भैया। थैंक यू मधुर।